आयनिक सॉलिड्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है आइंस, ठीक है। इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जिस चीज़ ने जोड़ा हुआ है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने जोड़ा हुआ है, बांध के जिसने रखा हुआ है, वो है आयनिक बॉन्ड। मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान ये बॉन्ड बनता है। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने चाहिए, यानी उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होना चाहिए, और वही इलेक्ट्रॉन जब इनके पास जाए नॉन मेटल के पास तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, ताकि ये अब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेज़ी से अट्रैक्ट कर लें, ठीक है। इस तरह आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा आयनिक सॉलिड्स लो वोलेटाइल हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनका, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का डिसोसिएट होना इन सोडियम एंड क्लोराइड आइन या इन दोनों आइंस का, क्लोराइड और सोडियम का कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाना, और फिर जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको लेटिस एनर्जी बोलते हैं। अब ये लेटिस एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट पे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज़्यादा लेटिस एनर्जी उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक सॉलिड्स डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म but shows isomorphism and polymorphism. Ionic solids do not exist in the form of molecules, formula units की फॉर्म में एग्जिस्ट करते ही है। अच्छा, अब ये देखो, अब सोडियम क्रिस्टल को ना गौर से पढ़ना है हमने, तो इसके लिए बेटर है कि आप ये चीज़ें पहले फोकस में लाओ कि इस चीज़ को ना, इस यहाँ पे इतने एरिया को हम फेस बोल रहे हैं, ये जो ऐसे वाला पार्ट है इसको कॉर्नर, और ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको एच बोल रहे हैं। अब सोडियम क्रिस्टल के लिए याद रखो कि सोडियम क्रिस्टल फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर क्या होता है मैं आगे जाके बताती हूँ। ऑक्टाहेड्रल है, यानी इसके 8 कॉर्नर्स हैं, और ईच कॉर्नर देयर में भी सोडियम और क्लोराइड। या कॉर्नर में स्पेसिफिक नहीं है कि क्लोराइड है या सोडियम है, क्लोराइड भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है। 6 फेसेस हैं, यानी ईच फेसिस इस, और मतलब देखो कॉर्नर पे तो पता नहीं था ना कि सोडियम भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, बट फेस पे पक्का है कि क्लोराइड आइन ही प्रेजेंट है। किस पे? फेस पे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, ईच सोडियम आइन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आइन, ईच क्लोराइड आइन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आइन। तो इसका क्या मतलब हुआ? सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6, और क्लोराइड का कितना हो गया? उसका भी 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर यही होते हैं ना कि एक सेंट्रल एटम है, एक सेंट्रल एटम है फॉर एग्जांपल, और उसको जो उसके इर्द गिर्द मौजूद लिगेंड्स हैं या लाइगेंड्स हम लोग पढ़ेंगे क्या होते हैं, या जो डोनेटिंग स्पीशी है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, यही है कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, पहले कॉर्नर की बात सुन लो। कॉर्नर में क्या होता है? कॉर्नर में क्या है? हमने कहा कि क्लोराइड, आप समझो कि क्लोराइड आइन प्रेजेंट है। मैंने कहा ना मे बी क्लोराइड मे बी सोडियम, लेकिन अभी समझ लो क्लोराइड प्रेजेंट है। क्लोराइड आइन प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर कोऑर्डिनेट 8 क्यूब्स। अब देखो इस कॉर्नर पे जो क्लोराइड आइन प्रेजेंट है सिर्फ इसी क्यूब को नहीं देख रहा, इसके साथ 8 क्यूब और लगे हुए, उन सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है ये एक क्लोराइड आइन जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब उस एक क्यूब के लिए कितनी हुई फिर कोऑर्डिनेशन? 8 क्यूब को एक, देखो 8 क्यूब है, उनको एक क्लोराइड आइन प्रोवाइड कर रहा है, इनको एक क्लोराइड आइन कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो एक क्यूब को कितने करेंगे? अगर एक इनको डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 एक सिंगल क्यूब के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन होगी? 1/8। दोबारा सुनो कि क्लोराइड आइन प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर कोऑर्डिनेट 8 क्यूब्स, ठीक हो गया। अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करूं फॉर सिंगल क्यूब, एक क्लोराइड आइन 8 को कर रहा था, तो सिंगल क्यूब को कितने करेंगे? 1/8। अब टोटल कॉर्नर्स कितने बताए थे मैंने? ऑक्टाहेड्रल बोला था मैंने कहा था ना ऑक्टाहेड्रल है, और कॉर्नर्स कितने हैं? 8। तो कंट्रीब्यूशन बाय क्लोराइड आइन एट सिंगल कॉर्नर अभी हमने निकाला कितना है? 8। अब टोटल कंट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ मैं, टोटल कंट्रीब्यूशन बाय ऑल क्लोराइड आइंस एट 8 कॉर्नर। तो एक कॉर्नर पे कितनी कंट्रीब्यूशन थी? 1/8, और 8 पे कितनी होगी? 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 1। हेंस टोटल कंट्रीब्यूशन बाय कॉर्नर क्लोराइड आइंस, ठीक है, ऑल क्लोराइड आइंस एट कॉर्नर फॉर दिस पर्टिकुलर क्यूब इज़ 1। अब आ जाओ फेसेस की तरफ। फेसेस कितने हैं हमारे पास? 6 फेसेस हैं।
एंड एट ईच, और क्या होता है कि एक फेस के ऊपर एक क्लोराइड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 क्यूब्स को। उधर क्या था, कॉर्नर में एक क्लोराइडाइन 8 क्यूब्स को कोऑर्डिनेट कर रहा था, यहाँ पे 2 क्यूब्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है एक क्लोराइडाइन। यानी एक क्यूब के लिए कितना हुआ कंट्रीब्यूशन, एक क्लोराइडाइन को आधा कर दो, एक क्लोराइडाइन 2 को कर रहा है तो 2 एक के लिए कितना होगा, आधा होगा। ठीक है, अब टोटल फेसेस कितने हैं हमारे पास, 6। अब 6 को हाफ को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी आपकी 6 के 6 फेसेस से। ये तो कंट्रीब्यूशन थी ना एक फेसेस से, एक फेस से, और 6 फेसेस से निकालनी है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3। अब मैंने टोटल आयन क्लोराइड कंट्रीब्यूशन निकालनी है पूरे क्यूब के लिए, तो उसमें क्या फेसेस भी ऐड होंगे और कॉर्नर भी ऐड होंगे। 3 + 1 4 आंसर आ जाएगा मेरे पास। अब सोडियम के लिए भी सेम, सोडियम का भी यही होगा, वो भी इतने ही इफेक्टिव, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल, इतने ही एटम इतनी ही कंट्रीब्यूशन देगा, इतनी ही इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल प्रोवाइड करेगा, और इसी वजह से इनकी जो एटॉमिक रेशो है 1:1 होगी। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ एन आयनिक सॉलिड। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद रेडियस रेशो, उसके बाद पुअर कंडक्टिविटी ऑफ मतलब पुअर कंडक्टिविटी सिंपल। ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर शेप ऑफ आयनिक सॉलिड बेस करती है। उसके बाद है बॉडी सेंटर्ड, ये मतलब उसके बाद नहीं है, मतलब ना ये मैंने ना इसलिए लिखा है, ये ना बेसिक नॉलेज है जो आपसे एंट्री टेस्ट में पूछी जाती है, आपको आनी चाहिए। इसको नीचे जाके एक्सप्लेन करूँगी होता क्या है, लेकिन ना आपको जो मेजर बात इसकी पता होनी चाहिए ना, वो यही है कि आपको इसके कोऑर्डिनेशन नंबर्स आने चाहिए। आपको बताना चाहिए बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। ऑक्टाहेड्रल या क्यूबिक का 6 होगा, टेट्राहेड्रल का 4 होगा, फेस सेंटर का 12 होगा। बाकी इनके इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल और रेशो भी देख लो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर है और इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल है। उसके बाद आ जाओ क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के ऊपर। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्या चीज़ है, देखो पहले यूनिट सेल की बात सुनो। सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स। अब देखो यूनिट सेल है, यूनिट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को की जो बेसिस प्रोवाइड करिए कोई चीज़। अब यूनिट सेल बेसिकली वही बेसिस है। आपके पास एक ये यूनिट सेल है, जब ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रिपीट होगा, एक पर्टिकुलर फैशन में रिपीट होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एन एरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम, आइंस, मॉलिक्यूल ऑफ अ क्रिस्टल। अब रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आइंस और मॉलिक्यूल इन 3D स्पेस, ये है क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, यूनिट सेल की रिपीटिशन की आपने। यूनिट सेल क्या था, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था लैटिस का, और उस रिपीटिशन से हमारे पास क्रिस्टल लैटिस ऑब्टेन हो गया। ये जो बात है ना कि लैटिस पॉइंट्स मिलके यूनिट सेल बनाएगा और उसके बाद क्रिस्टल लैटिस बनेगा, ये बात क्रिस्टल क्लियर आपको ये बात समझा देगी जो मैं इस बात अभी समझाना चाह रही हूँ। सबसे पहले आपके पास लैटिस पॉइंट्स होंगे, ये एक डेफिनेट पोजीशंस होंगी, इन पोजीशंस के अंदर एटम, आयंस वगैरह होंगे, इनका कम्बिनेशन यूनिट सेल बनेगा। उसके बाद यूनिट सेल की रिपीटिशन से इन पर्टिकुलर और अरेंजमेंट हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बनेगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है हमारे पास। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है, सबसे पहले तो बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है एंड एज सेंटर्ड है। अब देखो ये क्रिस्टल है, बॉडी सेंटर्ड में क्या है कि फेस के बिल्कुल मिड के अंदर, अब मतलब कॉर्नर्स में भी आपके पास एटम, आइंस, मॉलिक्यूल है, बट ये फेस के सेंटर में आपके पास एटम, आइंस, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। फेस सेंटर में क्या है कि कॉर्नर्स में तो है, लेकिन फेस के डायगनली आपके पास कुछ समवट डायगनली कह लो इसको आप, अरेंजमेंट है एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स की।
एज सेंटर में क्या है कि बिटवीन टू एजेस हमारे पास एटमाइंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। बाकी जो सिंपल क्यूबिक सेल है उसमें तो आपके पास तमाम कॉर्नर्स पे इनकी तरह ही एटमाइंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अलबत्ता और इसके अलावा किसी स्पेसिफिक जगह पे पॉइंट्स नहीं है। लैटिस साइट्स की बात हमने कर ली कि पॉइंट्स और साइट्स रिप्रेजेंटिंग एटमाइंस और मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टल लैटिस। अच्छा, एमसीक्यूज देखें कि डैश व्हेन रिपीटेड 3 डायमेंशनली इट गिव्स इंटायर क्रिस्टल। अब इसमें यूनिट सेल लेटेस्ट पॉइंट्स, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, यूनिट सेल की बात कर ली तो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स की बात भी करेंगे। दो बातें हैं जो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स बना रहे हैं यूनिट सेल की, एक तो उसकी लेंथ और एक एंगल। यूनिट सेल लेंथ और यूनिट सेल एंगल्स, ठीक है। अब लेंथ हम 3 तरह क्लासीफाई करते हैं। जो लेंथ अलॉन्ग, ये गंदा कर दिया मैंने, इसको दोबारा करते हैं। जो लेंथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, अब आप डायग्राम से देखो, इस डायग्राम से खुद ही समझ आ जाएगा, उसको ए बोलते हैं। जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है उसको बी बोलेंगे, और जो अलॉन्ग जी एक्सिस है ना उसको सी बोलेंगे। अब आपको ए भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे बी भी नज़र आ रहा है और सी भी नज़र आ रहा है। उसके बाद यूनिट सेल एंगल्स हैं बिटवीन ए। अब जो लाइंस हमने बना ली ना, लेंथ्स जो बना ली, अब ए और बी के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको गैमा बोलेंगे, और बी और सी के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको अल्फ़ा, और जो सी एंड ए के दरमियान बनेगा उसको गैमा बोलेंगे। अच्छा, अब आ जाती है क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन। क्रिस्टल एंड क्लासिफिकेशन, सबसे पहले तो 32 क्रिस्टल लैटिसेस हैं हमारे पास, 14 ब्रेविस लैटिसेस हैं और 7 क्रिस्टल सिस्टम है। यही सिस्टम हम पढ़ेंगे। अब देखो, इसका निमोनिक्स है क्रेजी टीचर ऑफन रिसीव्स हार्ड मैथ्स टेस्ट। अब इनके पहले जो वर्ड्स हैं ना वो लिखते जाओ और फिर टेबल बनाना सीखो कि हम टेबल कैसे बनाएंगे इसका। CTORHMT ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एक्सिस की तरफ आ जाओ, यानी लेंस की तरफ, उसके बाद एंगल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आपने ना, इसको ना मुझे रेस करने दो। सबसे पहले आपने ना इस तरह करके सारे ना A = B मतलब इस तरह करके लिख दो। ये हम ना टेबल बनाने का तरीका सीखे। पहले आपने लिख दिया, ठीक है, CTORHMT की सीक्वेंस से लिख दिया। एक्सेस की बात पहले कर रहे हैं, तो अब मैंने कहा पहले 3 के लिए ना A = B, A = C, मतलब ये तीनों को ना इक्वल करके लिख दो। और अब सपोज कर लो कि ये इक्वल्स के साइन है, ये बाजू है। अब चलो मेरे साथ, क्यूबिक केक को आपने खाली छोड़ देना है, टेट्रागोनल का आपने सीधा बाजू काट देना है, और थोरोम्बिक के आपने दोनों बाजू काट देने हैं। काट दिए, बस बात ख़त्म हो गई। उसके बाद आपने ज़हन रखना कि 3 तक एक सीरीज़ है हमारी, ये मैं आप अपने माइंड में सपोज करें ना। उसके बाद आप दूसरी सीरीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे कि जो पैटर्न आपने ऊपर फॉलो किया है ना, सेम पैटर्न वो नीचे भी फॉलो करेंगे। उसी तरह रोम्बोहेड्रल के लिए इंटैक्ट बाजू, हेक्सागोनल के लिए एक बाजू काट देना है, और मोनोक्लिनिक के लिए दोनों बाजू काट देने हैं। ट्राई क्लिनिक के बाद आखिर में करते हैं। एंगल्स की तरफ आ जाओ। एंगल्स बहुत आसान है। एंगल्स में क्या करना है, सबसे पहले सारे एंगल पहले 3 के लिए क्या करना है कि सारे एंगल्स को बराबर कर देना है और 90 डिग्री के इक्वल कर देना है। सारे एंगल्स बराबर और किसके, 90 डिग्री के इक्वल। हो गई पहली सीरीज़, 3 तक ख़त्म हो गई बात। अब दूसरी सीरीज़ की बात करो, रोम्बोहेड्रल की। रोम्बोहेड्रल में क्या है, एकदम आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि एकदम मैंने सीरीज़ ख़त्म की है, तो अब मैं एक बहुत अपोजिट सी छलांग लगाऊंगी, एक बड़ी छलांग लगाऊंगी, एक बिल्कुल नई बात करूंगी। नई बात इस तरह मैं कर रही हूँ कि पहले मैंने सारे एंगल्स इक्वल किए थे और 90 के बराबर किए थे। अब मैं सारे एंगल्स अनइक्वल कर रही हूँ और उनको 90 के बराबर भी नहीं कर रही। ये वाली बात मुझे समझ आ गई। बस ये बात थोड़ी डिफ्रेंशिएटिंग थी। उसके बाद मैंने करा देनी है फ्रेंडशिप्स। अल्फ़ा और बीटा की फ्रेंडशिप करवा के मैंने इसको 90 डिग्री के बराबर कर दिया। गैमा को मैंने अकेला छोड़ दिया और गैमा को कर दिया 120 डिग्री के इक्वल। यानी ये भी कह सकते हो कि गैमा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद मुझे जो गैमा है बहुत लेफ़्ट आउट फील हुआ उसके लिए।
तो मैंने क्या किया कि गैमा को अल्फ़ा के बराबर कर दिया, पहले अल्फ़ा बीटा को बराबर किया था मैंने, गैमा और अल्फ़ा को बराबर कर दिया और बीटा को लेफ़्ट आउट फील करवा लिया। अब आ जाओ ट्राई क्लिनिक की बारी। ट्राई क्लिनिक की क्या ही बात है कि इसका ना कोई एक्सेस इक्वल है ना कोई लेंथ इक्वल है, इसके लिए आपने सारे कांटे मार देने, बस इसकी बात ख़त्म। ट्राई क्लिनिक के लिए तो सबसे आसान है, इसको आपने कांटे मारने और इसको याद ही नहीं, बस और कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स, इनकी एग्जांपल्स आप खुद करोगे, उसके लिए आप रट्टा लगा लो या फिर याद करो, आपने करनी सारी एग्जांपल्स हैं उसके लिए बहुत अच्छी तरह। लेटेस्ट एनर्जी की तरफ चलते हैं। लेटेस्ट एनर्जी को क्रिस्टल एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी नीडेड टू पुल लाइंस अपार्ट। अब देखो ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, NaCl में टूट, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है। रुबीडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेटेस्ट एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। अब वो वाली बात मैंने पहले ही कर दी, अब अभी बताती हूँ क्या मतलब हुआ इस बात का। अब सबसे पहले तो मुझे ना सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना के दिखाओ, मैंने बनाना है क्रिस्टल, तो मैं क्या करूँगी? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल सबसे पहले मेरे पास सोडियम सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, इसका अपनी असल हालत में बड़ा हुआ है। अब मैं इसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करवाऊँगी, इसकी सब्लाइमेशन करवाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर आयनाइजेशन एनर्जी लगा के इसको कैटाइन बनाना है। और आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? एबिलिटी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। तो इसलिए मैंने इसको गैस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको, अब ये गैशियस एटम बन गया तो इसको मैं इस पर आयनाइजेशन एनर्जी लगा के मैं बना दूँगी इसको कैटाइन। अब आ गया मेरे पास, इसको तो मैं साइड पे कर लूँगी। क्लोरीन की बात सुनो, क्लोरीन को मैं डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड करूँगी और इसको भी आइसोलेटेड कर लूँगी। आइसोलेटेड क्यों करूँगी? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगाना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आइसोलेटेड एटम पे ही वर्क करती है। अब क्या हो जाएगा? क्लोराइड आइन बन जाएगा मेरे पास। इन दोनों को कंबाइन करवाऊँगी, 786.7 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ होगी और ये मेरे पास है लेटेस्ट एनर्जी। अब आ जाओ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लेटेस्ट एनर्जी। सबसे पहले तो चार्ज, लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनाइन। इससे ही इसके ऑपोजिट कर दो साइज ऑफ कैटाइन से। लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटाइन। अब हो गएगा कैटाइन को एक फ़ायदा दे दिया था ना मैंने, देखो चार्ज की बारी थी तो मैंने तुम्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया ना अपने से। अब साइज़ की बारी है तो अब एनाइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने दो। और तीसरी बात है डेल्टा EN। अब देखो एक कैल्शियम +2 है और एक सोडियम +1 है एक किसी भी कंपाउंड में, तो आप क्या करोगे? लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज़्यादा है? जिसके ऊपर प्लस साइन ज़्यादा है, तो किस पे है? कैल्शियम पे। इसी तरह अगर किसी पे नेगेटिव साइन कम है तो इसका मतलब है कि वो इसमें नेगेटिव साइन ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी लेटेस्ट एनर्जी कम है। सेम गोज़ फॉर कैट साइज। अब मेरे पास है एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। इसको ना डेल्टा EN की मदद से आप सॉल्व करो। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl, इसलिए पता है आपको। और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। इसको किस तरह करोगे? ये आप साइज़ से करोगे, ठीक है ना, इस पर आप साइज़ वाला प्रिंसिपल लगाओगे तो हो जाएगा।